हेलो बच्चों, आप सब ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं लेसन 2। इससे पहले हमने किया लेसन फर्स्ट, जो कि एक पोएम थी। उस पोएम से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। अगर उनके आंसर आपको आते हैं, इसका मतलब आप पोएम को अच्छे से कर चुके हैं। अगर उसके आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने वो पोएम अच्छे से नहीं की। आप दोबारा से उन वीडियो को देखिए और पोएम को अच्छे से लर्न कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमने पोएम की है, उस पोएम का नाम क्या है? पोएम का नाम क्या है? नेक्स्ट, पोएम के पोएट कौन हैं? यानी कविता के कवि का नाम क्या है? कविता के कवि का क्या नाम है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कविता में किस ऋतु की प्रकृति का वर्णन किया गया है? इस कविता में किस ऋतु की प्रकृति का वर्णन किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के जीवन में अभी अभी क्या आया है? कवि के जीवन में अभी अभी क्या आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत किसका प्रतीक है? बसंत किसका प्रतीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत ऋतु आने पर पेड़ पौधों में क्या नया परिवर्तन देखने को मिलता है? बसंत ऋतु आने पर पेड़ पौधों में क्या नया परिवर्तन देखने को मिलता है? आई होप बेटा ये क्वेश्चन के आंसर आप सबको आते होंगे। चलो देखिए अब लेसन सेकंड, लाख की चूड़ियाँ। लाख एक पदार्थ है बेटा जिसको पिघलाकर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। इसके लेखक हैं कामतानाथ जी। लाख की चूड़ियाँ, लेखक हैं इसके कामतानाथ जी, और इनका जन्म 22 सितंबर 1934 को हुआ था लखनऊ में। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 को हुई थी। 7 दिसंबर 2012 को। लेसन देखते हैं बेटा। एक बार लेसन देखने से पहले बेटा मैं बताना चाहूँगी कि इस लेसन में बदलू के माध्यम से, बदलू एक हथकरघा उद्योग, छोटा सा हथकरघा उद्योग चलाता है जिससे उसके जीवन का सहारा है, जिससे उसको आमदनी प्राप्त होती है। बदलू हाथ से लाख की चूड़ियाँ बनाता है और गांव के लोग उसको खरीदना बहुत पसंद करते हैं। परंतु आज की जो संस्कृति है वो गांव की संस्कृति को पसंद नहीं करती है। गांव के लोग हैं वो भी शहरों की तरफ भाग रहे हैं। वो शहरीकरण में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, शहरीकरण उनको पसंद है। तो जो गांव का एरिया है वो भी अब समाप्त होता जा रहा है मोस्टली, उनमें भी अब परिवर्तन होते जा रहे हैं। दूसरा, जो हथकरघा उद्योग यानी हाथ से सामान बनाने वाले जो उद्योग थे वो अब समाप्त हो गए हैं। हर जगह मशीनीकरण का बोलबाला हो गया है। मशीनीकरण से बनने वाली वस्तुएं ही लोग खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि वो सस्ती होती हैं और चमकदार होती हैं। लेकिन जो बदलू जैसे हथकरघा उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके हाथों से रोजगार छिन गया है, वो बेरोजगार हो गए हैं मशीनों के कारण। उनके बारे में ही इसमें बताया गया है कि आज उन हथकरघा लोगों की स्थिति कैसी हो गई है। तो देखें बेटा, सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख का मतलब होता है बेटा, ये लाह भी बोला जाता है, इसको पिघलाकर कोई भी आकार दे सकते हैं। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव यही था। चाव का मतलब बेटा खुशी, कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ यानी कंचे होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। मन मोहना, मन को अच्छा लगना या आकर्षित कर लेना। देखो बेटा ये दिखाई गई हैं रंग बिरंगी गोलियाँ। इसमें बेटा ये बोल रहा है कि जो कामतानाथ लेखक हैं वो अपने मामा के घर जाते थे। वो अपने मामा के घर जाते थे और उनको बड़ी खुशी होती थी उनके मामा के घर जाने की। क्यों? क्योंकि जो बदलू नाम का एक मनिहार था वो उनको रंग बिरंगी लाख की गोलियां बना कर देता था, जो गोलियां लेखक को बहुत अच्छी लगती थी, उसके मन को बहुत भाती थी। नेक्स्ट देखेंगे बेटा। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था।
क्यों? क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, क्या? बदलू काका। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। देखो बेटा, अगर हम अपने मामा के घर जाते हैं तो हम सब वहाँ क्या बोलते हैं? मामा या नाना, यही बोलते हैं ना। तो इसका भी जो बदलू नाम का व्यक्ति है वो क्या क्या लगा? मामा। लेकिन लेखक उसको मामा नहीं बोलता था। क्यों? क्योंकि जो बदलू के गांव के जो व्यक्ति थे वो सब उस बच्चे जो थे वो सब उसको काका कहते थे। इसलिए उन बच्चों के साथ साथ लेखक भी बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहता था। गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसको बदलू काका कहता था और लगता क्या था? मामा। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। गांव की जो ऊंची जगह है उसके ऊपर उसका मकान बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन यानी आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। मकान के सामने यानी घर के सामने एक बड़ा सा आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष यानी बहुत बहुत पहले का लगाया हुआ एक नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। और बदलू काम क्या करता था? चूड़ियाँ बनाने का। बगल मतलब पास में भट्ठी दहकती रहती थी। भट्ठी का मतलब अंगीठी, दहकना, जलना। बेटा, लाख को पिघलाने के लिए भट्ठी यानी अंगीठी आग की ज़रूरत होती थी, जो कि वो अंगीठी में जलाता था, जिससे वह लाख पिघलाया करता था। लाख को पिघलाकर वह मनचाहा रूप दिया करता था। देखो बेटा, उसका मकान था वो एक ऊंचाई पर था और मकान के सामने एक बड़ा सा आंगन था और उस आंगन में एक नीम का पुराना वृक्ष लगा हुआ था, पेड़ लगा हुआ था, जिसके नीचे बैठ के वो अपना काम करता था। और उसका काम क्या था? लाख की चूड़ियाँ बनाने का। और उसके पास में ही अंगीठी जलती रहती थी, जिससे वह अपना लाख पिघलाता था। अगला है, सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। बेटा, सामने मतलब उसके सामने लकड़ी की चौखट, लकड़ी का चौकोर टुकड़ा, लकड़ी की चौखट, लकड़ी का चौकोर टुकड़ा। लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख यानी धातु की छड़, एक छड़ी टाइप में थी बेटा, वो किसी भी धातु की हो सकती है, पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में देखो बेटा, ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रही है ये छड़ है, जिसके ऊपर वो चूड़ी का आकार दे रहा है। किसको? लाख को। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थी। बेटा, बेलन नुमा या बेलन के आकार की, जो आगे से तो मतलब बेलनाकार गोल गोल सी होती थी वो मुंगेरियाँ, गोल लकड़ी, आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। वो बेटा चूड़ियों के साइज़ के लिए होती थी। अगर छोटी चाहिए तो पतली में चूड़ी सेट हो जाती और बड़ी चूड़ी चाहिए तो मोटी में। अगला बेटा, लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। देखो बेटा, ये है मुंगेरी, जो इसके ऊपर इसने ये रेड कलर की चूड़ी चढ़ा रखी है, इसके ऊपर ये चूड़ी को चिकना कर रहा है। लाख की चूड़ी का आकार देकर पहले उस चूड़ी को गोल आकार देता और फिर मुंगेरी पर चढ़ाकर, मुंगेरी एक काठ की लकड़ी जो दिखा रखी है आपको बेलनुमा, गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। पहले वह लाख की चूड़ियों को बनाता था और फिर उनके बाद उन पर वो रंग करता था मनचाहा। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। काम सदा, हमेशा, मचिया एक चौकोर खाट। बेटा, अपने यहाँ तो खाट थोड़ी बड़ी होती है, इसको हम मोस्टली चौकी बोलते हैं, जो छोटी सी होती है, सिर्फ एक व्यक्ति उस पर अच्छे से बैठ सकता है, चौकोर होती है, जो बहुत पुरानी थी। बगल में पास में ही हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। बेटा, उसने अपने पास हुक्का भी रखा हुआ था, वह जो चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहा था, बीच बीच में वह उस हुक्के को भी पीता रहता था। और वो किस पर बैठकर अपना काम करता था? मचिए पर, यानी चौकोर खाट पर बैठकर।
गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। लेखक बदलू के पास किस टाइम आता था? दोपहर के समय। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए एक मछिया मंगा देता था। तो बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था? लल्ला। क्या कहकर? लल्ला। और जैसे ही उसको पता चल जाता कि लेखक आ चुका है तो वह उसके लिए भी एक मछिया मंगा देता था। मछिया, चौकोर खाट बैठने के लिए। घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। मतलब ये लेखक खुद बोला है कि मैं उसको, किसको? बदलू को, वहाँ काफ़ी समय तक, बहुत समय तक बैठे बैठे उस बदलू को चूड़ियाँ बनाते देखता रहता कि वो कैसे चूड़ियाँ बनाता है। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। 4-6 जोड़े बेटा, यानी एक जोड़ी में 2 हाथों की चूड़ियाँ। तो 4-6 में मतलब अगर 4 जोड़े बना रहा है तो वो 8 हाथों की चूड़ियाँ, और 6 जोड़े बना रहा है तो 12 हाथों की चूड़ियाँ। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। क्षण होता है बेटा समय, पल। चुपचाप बिना कुछ बोले, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बेटा वो उस बेलन के ऊपर चढ़ाकर ऐसे देखता था उन चूड़ियों को कि वो सुंदर लग रही हैं या नहीं, और किसकी जो बेलन है उसकी तुलना किसके साथ की गई है? नववधू, नई बहू की कलाई यानी हाथ के साथ। लेखक बोल रहा है इसमें कि मैं दोपहर के समय उस बदलू के पास जाता था और दोपहर का सारा समय मैं बदलू के पास ही बिताता था। मैं बहुत समय तक उसके पास बैठा रहता था और वो एक दिन में, रोज का मतलब प्रतिदिन, वो एक दिन में 4 या 6 जोड़े चूड़ियाँ बना देता था। और जैसे ही जो चूड़ियों का जोड़ा पूरा हो जाता वो बेलन के ऊपर चढ़ाकर चुपचाप उसको देखता रहता था। क्या देखता था? कि वो नई बहू की कलाई पर सुंदर लग रही हैं या नहीं। अगला देखो बेटा, बदलू मनिहार था। मनिहार का मतलब चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक होता है बेटा पूर्वजों, पिता संबंधी, यानी पहले उसके दादाजी, पिताजी ये काम करते थे और उन्हीं से उसने भी सीख लिया। पेशा होता है बेटा रोजगार। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। वास्तव में, हकीकत में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत होता है बेटा बिक्री, बेचना भी बहुत थी। मतलब उसकी वो जो चूड़ियाँ बनाता था, लोग उन चूड़ियों की मांग भी बहुत ज़्यादा करते थे। देखो बदलू एक मनिहार है और उसका चूड़ियाँ बनाने का पैतृक पेशा है। पैतृक यानी कि पूर्वजों से प्राप्त। और वास्तव में वह बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और उसकी बनी हुई चूड़ियाँ लोग बहुत खरीदते थे। गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। गांव में जितनी भी लेडीज़ थी वो सभी कौन सी चूड़ी पहनती थी? बदलू मनिहार के द्वारा बनाई हुई चूड़ियाँ। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। देखो उसके खुद के गांव की तो सभी चूड़ियाँ, वो सभी लेडीज़ वो चूड़ियाँ पहनती ही थी, बल्कि आसपास के गांव वाली लेडीज़ भी उससे ही चूड़ियाँ ले जाती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में से बेचता नहीं था। मतलब वो अपने चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था, तो फिर किससे बेचता था? उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। तरीका होता है बेटा ढंग। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु देना। देखो वो चूड़ियाँ बेचता था, उसको जिस भी वस्तु की ज़रूरत होती थी वो उन चूड़ियों को देकर बदले में वही वस्तु लेता था। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। अगर उसको अनाज की ज़रूरत होती थी तो वो चूड़ियाँ दे देता था और लोगों से अनाज ले लेता था। और अगर उसको किसी और वस्तु की ज़रूरत है तो वो चूड़ियाँ देकर उस वस्तु को ले लेता था। बदलू स्वभाव से सीधा था। सीधा मतलब सामान्य। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। झगड़ना, लड़ाई झगड़ा करना, लड़ना। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर, अवसर होता है बेटा मौक़ों पर, वह अवश्य जरूर जिद पकड़ जाता था। जिद पकड़ना, हठ पकड़ना। बेटा ये लेखक बता रहा है कि बदलू स्वभाव से बहुत सीधा सा व्यक्ति था और लेखक बोल रहा है कि मैंने उसको कभी भी झगड़ते हुए नहीं देखा। किस लिए? चूड़ियाँ लेने देने पर।
शादी विवाह के अवसर पर अवश्य जिद पकड़ जाता था, लेकिन अगर शादी का टाइम है तो वो जिद पकड़ जाता था कि मुझे इतना ही चाहिए। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए। देखो बेटा, शादी के अवसर को छोड़कर बाकी पूरे जीवन चाहे उससे कोई फ्री में मुफ्त में ही चूड़ियाँ ले जाए, वो उसको भले ही कोई चूड़ियों की कीमत ना दे, परंतु विवाह शादी के अवसर यानी समय पर वह सारी कसर यानी कमी निकाल लेता था। लेकिन जब किसी के घर शादी होती थी तो वो उस समय सारी कमी पूरी कर लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। बेटा, सुहाग जैसा रिश्ता तो बहुत पवित्र माना जाता है, तो सुहाग के जोड़े की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो शादी के टाइम पर उस सुहाग के चूड़े में सारी कसर निकाल लेता था, और वैसे भले ही उससे कोई मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, किसी को कुछ बोलता नहीं था, मतलब झगड़ता नहीं था चूड़ियों के लिए। ठीक है बेटा, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और आगे हम अगले पार्ट में करेंगे इसको अच्छे से, आप देखेंगे इसको। थैंक यू।